हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे मुल्क के अंदर। मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम निकलो। तुम एक तरह से निकलोगे, मैं दूसरी तरह से निकलूंगा। अल्लाह ताला ने करम किया, मेरे लिए एक बहुत एजाज़ का मौका और बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मैं इसलिए चाहता हूं कि इलेक्शन से पहले तुम डिस्क्वालीफाई ना हो। मुझे तो मैच खेलने के लिए कोई नहीं मिलेगा इलेक्शन में। अगर किसी का जोर चलता होता तो फिर शायद हुदैबिया का केस या हुदैबिया का फैसला उस तरह से ना आता जिस तरह से हुदैबिया का फैसला है। बातों को लोग जज करेंगे उनके फैसलों के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में बहुत सारे इदारे हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ की बुनियाद फराहम करता है, यानी पाकिस्तान की अदलिया, वो भी मुतनाज़ा माजी में तो रही लेकिन अब भी बनाई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि मुतनाज़ा हो चुकी है, लेकिन उसको मुतनाज़ा किया ज़रूर जा रहा है। और वो क्यों? मियाँ साहब के खिलाफ फैसला आया और उसके बाद जिस तरह से आपने देखा रिएक्शन PMLN की तरफ से आया, और अब तक वो रिएक्शन या वो जो बयानिया पॉलिटिकल बयानिया था वो अदलिया मुखालिफ ही रहा है PMLN का। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से मुख्तलिफ माहौल बनता चला गया, फिर इमरान खान साहब के खिलाफ ताहलियत हुई कि दरख्वास्त मुस्तरद हुई। उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप देखिएगा कि उनके खिलाफ भी जो फैसला होगा उसमें भी मेरे खिलाफ ही असल में मामला निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो अब मियाँ साहब ये कहते हैं कि वो एक तहरीक चलाएंगे जो कि अदलिया मुखालिफ तहरीक होगी। क्या उसके खदोखाल होंगे, किस तरह से वो तहरीक चलाई जाएगी, ये तो एक बड़ा सवाल है। और क्या PMLN उस तहरीक के लिए बयानिया इसी चीज़ को बनाएगी कि उनको क्यों निकाला गया, या उनका बयानिया कुछ और होगा अदलिया मुखालिफ? एक तो ये सुनने में आता है कि जी तमाम वज़राए आज़म जो हैं उनको इसी तरह से बर्खास्त किया गया, लिहाजा ये अब सिविल बालादस्ती या सिविलियन बालादस्ती के ऊपर ही ये तहरीक होगी। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो वजाहतें की हैं चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर भी बहुत एतराज़ हो रहा है। और आज अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा भी कह रही थी और एतजाज़ एहसन साहब ने भी कहा कि अब लोग फैसलों के ऊपर जज किया करेंगे, यानी जजों को हायर किया करेंगे। और ये उनका हुदैबिया के हवाले से उनका स्टेटमेंट था। इसी तरह से जो PMLN है वो नाखुश है इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले के हवाले से, यानी उनके हक में जो फैसला आया है। और जो PTI और पीपल्स पार्टी है वो हुदैबिया के हवाले से नाराज नजर आती है अदलिया से, जिसकी बुनियाद पे चीफ जस्टिस साहब ने एक भरपूर तकरीर की और बहुत जोश में तकरीर की, बहुत सी वजाहतें दी, और फिर उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बहस इस वक्त हो रही है। क्या होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब वाला फैसला था वो एक नजरिया ज़रूरत की जगह अब नजरिया तवाज़ुन इख्तियार कर चुका है? यानी अदालतें अगर नजरिया तवाज़ुन को सामने रखते हुए बात करेंगी, जो कि तनकीद हो रही है, तो क्या पाकिस्तान के लिए अदल और इंसाफ चल पाएगा कि नहीं? और इसी तरह अगर तहरीक शुरू होती है तो वकला कहाँ खड़े होंगे, पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या करेंगी? खान साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर आप इधर से निकलेंगे हम उधर से निकलेंगे। सो क्या होने वाला है? इलेक्शन से पहले बहुत कुछ होने वाला है। आज इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मोहतरम पैनल है। जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, जो कि एक अगेन बड़ा नाम है, और इनसे भी हम बात करेंगे फैसले के हवाले से। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा, सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर रह चुकी हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले मैं जज साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। शाइख उस्मानी साहब, आप बताइए कि ये जो नजरिया ज़रूरत के बाद अब कहा जा रहा है नजरिया तवाज़ुन पैदा हो गया, आप जहांगीर तरीन साहब वाले फैसले को कैसे देखते हैं, इमरान खान साहब वाले फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि कहा यह गया है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो ग्राउंड था उसी ग्राउंड पे उनको नाअहल करार दिया गया, और वही ग्राउंड खान साहब के लिए था लेकिन उनको नाअहल नहीं करार दिया गया। देखिए, ये एक परसेप्शन यकीनन है पब्लिक में, और ख़ास तौर से नवाज शरीफ कैंप की तरफ से ये परसेप्शन क्रिएट किया गया है। लेकिन आपको ये सोचना समझना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि जजेस जब फैसला करते हैं किसी केस का,
तो वो हुकूक जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स और लॉ के बेसिस पे करते हैं, और कोई केस ऐसा नहीं होता कि उसके फैक्ट्स दूसरे केस के बिल्कुल एक जैसे हों। आमतौर से फैक्ट्स में फ़र्क होता है, हालांकि वो देखने में तो लगते हैं एक ही जैसे, लेकिन फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं, और जब उस पर कानून अप्लाई किया जाता है तो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। आपने देखा कि जहांगीर तरीन साहब के जो फैक्ट्स थे वो कुछ ऐसे ही थे जैसे कि नवाज शरीफ के साहब थे, यानी उन्होंने डिक्लेरेशन सही नहीं की थी, जो उनके एसेट्स थे वो उन्होंने सही डिक्लेयर नहीं किए थे। लेकिन जहां इमरान खान का ताल्लुक है, उनका जो कोर्ट ने ये देखा कि उनके जो फैक्ट्स थे उसमें जो चीज़ें थी कि यस, यकीनन बात ये सही थी कि उन्होंने ये एडमिट किया कि उनकी एक ऑफशोर कंपनी थी, लेकिन वो ऑफशोर कंपनी के ना डायरेक्टर थे ना वो शेयर होल्डर्स थे, जबकि नवाज शरीफ साहब जो थे, जो कंपनी जिसके के वो पैसे लेते थे, लेना था नहीं लेते थे, वो उसके चेयरमैन थे। इसी तरह से दूसरी बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी किसी वक्त भी गवर्नमेंट के किसी ओहदे पर फायज नहीं रहे, तो वहाँ पे जहाँ तक के पैसे बना करके बाहर भेजने वाला मामला वो नहीं था। और दूसरे जो कि उनका फ्लैट जो था, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, ये माना उन्होंने, लेकिन वो इस वास्ते बच गए चूँकि उस ज़माने में एमनेस्टी स्कीम राइज थी और उसकी वजह से बच गए। सो कानून अप्लाई जब किया गया तो पता चला कि फैक्ट्स देखने में तो लगते हैं कि एक जैसे हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल में जो फैसला आया है वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी किस्म की तशवीश की बात नहीं है। और जहांगीर तरीन साहब का जो फैसला उसके उनके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि कहा ये जाता है कि यानी जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि खान साहब को बचाना था और उनको गिराना था, तो ये क्या मतलब आपको लगता है कि ये भी बिल्कुल मेरिट के ऊपर फैसला हुआ है और हुदैबिया का जो है वो भी मेरिट के ऊपर हुआ है? देखिए, मैं पहले तो जहांगीर तरीन साहब की बात कर लूँ, बाद में हुदैबिया के पास जाता हूँ। जहांगीर तरीन साहब का जो फैसला हुआ है वो यकीनन मेरिट पे हुआ है, चूँकि उन्होंने सब चीज़ें एडमिट की। उन्होंने ये भी एडमिट किया उनकी प्रॉपर्टी बाहर थी, उन्होंने हर एक चीज़ें एडमिट की, और जब उसको तराजू में रखा गया तो नतीजा वही निकला जो कि नवाज शरीफ का नतीजा था। जहाँ तक के हुदैबिया केस की बात है, ये यकीनी बात है कि जो डिसमिसल हुआ है वो पिटिशन का, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने ऑर्डर की थी, वो मेरिट पे नहीं हुआ, वो टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ, यानी लिमिटेशन के पॉइंट पे हुआ। सही। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि जहाँ तक के जजेस का ताल्लुक है, एक कानून ये है हमारा कि कोई भी हो जिसमें लिमिटेशन पॉइंट हो तो वो जजेस बाउंड हैं कि वो लिमिटेशन के मामले को इस्तेमाल करें, चाहे कोई बात करे उसकी या ना करे। सही। और लिमिटेशन को अगर कंडोन कराना हो तो उसके भी रूल्स बड़े सख्त हैं। वो ये कि आपको हर एक दिन का डिले जो है उसको एक्सप्लेन करना होता है। ये आम तौर से पब्लिक को नहीं मालूम इन चीज़ों का, लेकिन हमें मालूम है चूँकि हम इस प्रोफेशन में हैं। तो ये जाहिर होता है कि ये सब जो उसकी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं कर सके नैब के प्रोसिक्यूटर, और इसकी वजह से उनकी अपील डिसमिस हो गई। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि मैं कह सकता हूँ कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसने ये फैसला किया, अगर इसी फैसले को वो अगर मेरिट पे कर देती तो शायद ये सब बातें जो हो रही हैं इसका जवाब नहीं बनता। अच्छा, यानी अभी भी आप कह रहे हैं कि इसके अंदर अभी मेरिट होना था जो कि नहीं हो सका, और अगर होता तो शायद ये जवाब नहीं बनता, और ये कोई बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है कि जी हुदैबिया शहबाज शरीफ साहब के हक में आया है तो आपने दूसरा जो केस था वो उनके खिलाफ करना था, यानी जहांगीर तरीन। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई इसमें बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है। जो लोग आमतौर से ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये कहा कि चलो नवाज साहब की छुट्टी करा दी तो बाकी इनको भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दें ताकि मामला बैलेंस हो जाए। अच्छा, मैं जैसा सर मैं बिल्कुल आपके पास ये सवाल दोबारा लेके आऊंगी कि ये फिर वजाहतों की क्या जरूरत थी चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि जब उन्होंने वजाहतें की हैं तो बहुत सारे शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। जन साहब आप इस पे कमेंट करेंगे? एक तो हुदैबिया वाला मामला कि वो जी बिल्कुल, मैं इस पे बिल्कुल यकीनन कमेंट करूंगा। आप सही कह रही हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब ने वजाहतें दी, अब उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वो ये कि आम तौर से जजेस जो हैं वो सिर्फ अपनी जजमेंट के थ्रू बोलते हैं और बाकी कभी एक्सप्लेन नहीं करते अपनी जजमेंट्स को, सिवाय इसके कि जो उन्होंने लिख के दे दिया होता। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो फैसले हैं ये सियासी नौयत के थे।
और इसमें जो क्रिटिसिज्म हुए हैं जजेस के मुतालिक और जुडिशरी के मुतालिक, वो इतनी फजूल किस्म के, इतने भयानक किस्म के क्रिटिसिज्म हुए हैं कि उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो हर एक को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू कर सकती थी और वो मामला और लंबा होता और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते। तो क्यों नहीं, तो मेरे ख्याल में ये जो चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है, ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन का अक्कासी है, उनका जो कि फ्रस्ट्रेशन की एक निशानदेही है कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए इन चीज़ों से, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि हर एक के पास टीवी मीडिया की एक्सेस होती है, पहले जैसे जमाना नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो उनको ये मालूम था और इस वजह से इसी चीज को कंटिन्यू करती हूँ। आसमा साहिबा ने भी ज्वाइन किया, आसमा जहांगीर साहिबा ने लाहौर से। आसमा साहिबा, ये क्यों बात हो रही है कि एक तो बैलेंसिंग फैक्टर की बात हो रही है और दूसरा जज साहब कह रहे थे कि उन्होंने इसलिए एक्सप्लेन किया, वजाहतें दी हैं चीफ जस्टिस साहब ने क्योंकि तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी। क्या यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बाबा किसी ग्रेटर प्लान का हिस्सा नहीं है, या आपको कुछ पसे पर्दा और दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए बात यूं है कि उन्होंने ये बात जो कही मेरा ख्याल है करनी नहीं चाहिए थी, मगर बहरहाल हम बड़े एक अजीबोगरीब दौर में गुजर रहे हैं जहां पे सोशल मीडिया भी है, आप लोग भी कई दफा जरा ज्यादा ही तनकीद कर जाते हैं और गलत भी तनकीद कर जाते हैं। और ये बात कई कुछ हद तक एक जज साहब ने ठीक भी की कि जजमेंट कुछ और होती है, कहा कुछ और जाता है, मगर इसके बावजूद मैं समझती हूँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह कि एक तो बहुत क्लियर मैसेज मुझे कम से कम मिला, शायद उनकी नीयत ना हो ये पैगाम देने की, कि सुप्रीम कोर्ट किसी नेशनल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट के प्लान में नहीं है। दुरुस्त, बिल्कुल। मगर मैं ये समझती हूँ कि जब भी कोई प्लान बनता है, और जो पिछले हमारे जो माजी में हमने देखा है तारीख में कि जब भी कोई GHQ वगैरह से प्लान बनता है तो वो किसी सिविलियन इंस्टीट्यूशन को लेते तो नहीं है, उनको प्लान में हिस्सा नहीं बनाते हैं। आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब आए तो मेरी खुद सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब से बात हुई, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो उनको मैंने फ़ोन किया, पता नहीं क्यों उन्होंने उनको दे दिया उस वक्त, वो समझे कि शायद उनके घर से कोई फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मेजर साहब बैठे हुए हैं और यूँ हमें बिठाया हुआ यहाँ पे। तो मैंने कहा सर इसका मतलब है आप तो फिर आर्बिट्री डिटेंशन में बैठे हुए हैं वहाँ पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही पता नहीं क्या वो हो गया। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि प्लान तो ये करते हैं, हम सिविलियन को क्यों पूछेंगे वो प्लान के अंदर लाने के लिए। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि देखें जुडिशरी का काम, जब आप कहते हैं कि लोग वो क्यों कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट ये वो, क्योंकि लोग अपने भी अंदाजे लगा लेते हैं। इस जजमेंट से पहले आप कहीं चले जाते, किसी जगह, किसी दुकान, किसी चौराहे पे, तो ये आम ये बात हो रही थी, जिन्होंने ये फॉलो भी नहीं किया था कि क्या जजमेंट आ रही है, क्या बहस हो रही है, कि ये जहांगीर तरीन जाएगा, इमरान खान रहेगा, ये आम बात थी ना। बिल्कुल, आखिर बिल्कुल। तो फिर जब लोग ये हो जाता है तो लोग फिर समझते हैं कि ये क्या हुआ। दूसरी मैं एक बात करके खत्म करूंगी अपनी बात, कि जब आप 184(3) में ये चीजें लेते हैं, चाहे वो किसी के लिए हो, मैं उसके लिए खिलाफ हूँ, तो फिर मयार भी जो होता है वो कभी ऊपर कभी नीचे हो सकता है, क्योंकि इतने सख्त मयार 62, 63 में नहीं है। तो जब आप 62, 63 और 184 को मिला दें, 184(3) को मिला दें, तो वो फिर देखें तर्ज भी बदलता है। एक जजमेंट आप शुरू करते हैं गॉडफादर की किताब से, दूसरी जजमेंट आप शुरू करते हैं इतनी बड़ी तहरीकें चलाने से, तीसरी जजमेंट आप शुरू करते हैं डिसऑनेस्टी से। ये सारे जो न्यूएंसेस होते हैं, ये लोग पिकअप करते हैं। बिल्कुल, और इसकी एक पब्लिक परसेप्शन बनती है जनरल साहब, और वो पब्लिक परसेप्शन, जैसे पहले स्पीकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, मुनीज़े को दिया हमारे यहाँ इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने कहा कि ग्रेटर प्लान हमें जो है वो नजर आ रहा है, उन्होंने खुद कहा ये बात। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं किसी बड़े बाबा समझे कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा नहीं है। आपको लगता है कि मतलब वजाहत उनको भी देनी पड़ी, कहना स्पीकर साहब को भी पड़ा, कोई ग्रेटर प्लान कहीं ना कहीं पीछे है जो सिविलियंस को चलाने के लिए बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ग्रेटर प्लान कोई है, हम उन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं, और बारहा ये तीसरा अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो बारहा यकीन दहानी करा चुका है कि जमहूरियत है और उसी के साथ हम हैं।
अलबत्ता एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी कि जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, जमहूरी कदरें भी होती हैं। जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि आपको लाइसेंस दे दिया किसी ने कि आप लूट मार करें, सब कुछ घर ले जाएं। ना ही जमहूरियत ने ये लाइसेंस दिया है कि आप अपने घर के 26 लोग जो हैं उनको किसी न किसी जगह पे फिट कर दें हुकूमतों में। ना ही आपको जमहूरियत ने ये लाइसेंस दिया है कि मुल्क के तमाम अदारे आप बर्बाद कर दें, ना नैब रहे, ना आपका SCCP रहे, आप हर अदारे में ज़फ़र एजाज़ी बिठा दें। और आज आप देख लीजिए कि नेपरा वाला भी, वो भी अदारा बर्बाद करने के बाद अब नाहल हो गया। तो ये लाइसेंस नहीं दिया होता, पैमरा वाला जी, अब्सार आलम, मतलब कौन सा अदारा जो इन्होंने छोड़ा है। तो बजाय इसके कि इन चीजों को दुरुस्त करें और हम सब तनकीद करें कि भाई अपना काम दुरुस्त करो, लूटमार बंद करो, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं कि इसके पीछे प्लान है। यही तो वो चाहते हैं, यही तो गुमराह करना चाहते हैं आपको कि प्लान का किस्सा कहानी हम छेड़ दें और हम किसी न किसी चक्कर में बच जाएं। नवाज शरीफ साहब से आप पूछें, नवाज शरीफ साहब ने कोई सबूत दिया अपने पैसों का? अदालतें मिन्नतें करती रही हैं, कोई सबूत नहीं दिया। और रोना इस मुल्क में यह पड़ा हुआ है कि जनाब उसको यूं क्यों निकाला, वो क्यों निकाला। वो तो अदालतें ढूंढ भी रही हैं तो सही कि भाई तेरे पास अरबा रुपया है, ये तो हुकूमतों में आने के बाद तेरे पास आया, ये कैसे आया है? जमहूरियत कहीं नहीं जा रही। आप मेहरबानी करके इस जमहूरियत को दुरुस्त करें, जो आपका काम होना चाहिए, बजाय इसको दुरुस्त करने के रोना और किसी चीज का आप रोते रहते हैं। नतीजा ये कि ये सारे जितने भी जराइम पेशा लोग हैं इस काम में बच के निकल जाते हैं। हमारी आफियत इसी में है कि हम इस चीज को दुरुस्त करें जिसका नाम हमने जमहूरियत रखा हुआ है, इसको दुरुस्त नहीं करते। अच्छा, अब हुदैबिया का किस्सा जो है उसमें अदालतों ने कोई गलती नहीं की, गलती सारी नैब की है जिन्होंने ना डॉक्यूमेंट साथ लगाई हैं। ये नैब का अदारा जितना तबाह किया है, जिसके नाखून काटने को फिरते थे, जिसके ये उंगलियां काटने को फिरते थे, जैसे उन्होंने जरा सा इनके ऊपर हाथ रखा तो उन्होंने अदारे के ऊपर चढ़ाई कर दी। ये लोग मुजरिम हैं, इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया मुल्क को। जब तक हम इनको मिलती है तो फिर रोते क्यों हैं हम? मिलनी चाहिए ना, फिर हम क्यों ये बहस में पड़े हुए हैं कि इनको सजा क्यों दी जा रही है? इसके साथ बेइंसाफी हो गई है। इनके साथ तो जो होना चाहिए हुआ नहीं। देखिए मुझे अफसोस हो रहा है कि चीफ जस्टिस को यह वजाहत देनी पड़ी सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने इतना कीचड़ उछाला, इतना कीचड़ उछाला है तो उसकी इंतहा नहीं रही। एक कमेंट लेके इन लोगों के ऊपर अगर वो कंटेम्प्ट का लगा के ये जो आपने बात की ना जैसा यही बात हो रही है, मैं सारे मुकदमे खुल जाए कंटेम्प्ट के तो आप कहां जाएंगे? मैं आसमा साहिबा से ये मुल्क का अदालती निजाम भी तबाह करने के लिए तैयार बैठे हुए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं आसमा जी ये सवाल जो है कि जमहूरियत जो है उसके अंदर सारे चोर और डाकू बैठे हुए, ये निजाम चल नहीं रहा, पार्लियामान चल नहीं रही और सियासतदानों ने इसको इस नहज तक पहुंचा दिया है कि सब बर्बाद हो गया है। ये नैरेटिव बहरहाल ये परसेप्शन जो है क्रिएट किया जा रहा है इस वक्त। देखिए आसमा, सतम ज़रीफी ये है कि आज फौज और जर्नल हमें बताएंगे जमहूरियत की क्या कदरें होती हैं और जिनको आज वो चोर कहते हैं, कल जब इनके साथ बैठे थे, जब उनके साथ बैठे थे, सुन ले, मैं फिर आपके पास सर आपने जमहूरियत की जो धज्जियां उड़ाई हैं, आपको ये ज़हन नहीं था कि आप हमें बताएंगे जमहूरियत की क्या वैल्यूज हैं। ठीक कर ले ताकि दोबारा ना सुनानी पड़े किसी को। मैं आपके पास आऊंगी, आप अपना करते नहीं हैं, बिल्कुल आप अपना पॉइंट। एक रोना रोते रहते हैं इसमें जवान बच्चों को फांसी लगाई है, आपने यहाँ पे लोगों को ज़दकोत किया है। आप कहते हैं जमहूरियत का हमें बताएंगे, और वो लोग जिनको आज आप चोर कहते हैं वो आपके साथ जब बैठे हुए थे तब दूध के धुले हुए थे। तो हम कसूरवार हैं ना, हम भी कसूरवार हैं, चोर हो गए। अब इनको सजाएं तो देना। कसूरवार हैं। अगर आप लोगों को GHQ से निकालना और आप पारे से बंद कर दें तो हमें जरा इजाजत दें कि हम भी 15-20 साल लगा लें। आपने 70 साल या 50 साल हम पे हुक्मरानी की और इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और भी करेंगे। ये भी झूठ है। 40 साल बिल्कुल नहीं, 30 साल, 40 साल तो 40 साल अब वर्किंग कर 30 साल की आपको क्या किसने कहा था? 30 साल 50 साल की है, 30 साल चले 30 साल 30 साल आप क्या हमारी लोगों की मर्जी से आए थे? आप ये कहता हूं कि आप ठीक क्यों नहीं करते जो आज हालात हैं? जमहूरियत कहते हैं। हाँ, आज कोई नहीं आ रहा। इजाजत देंगे तो हम ठीक करेंगे। अब कोई आ ही नहीं रहा तो आप ठीक करें ना। जो आपने पाले वो नहीं को आज आप चोर कह रहे हैं, कल वो आपके साथ बैठे थे, बहुत अच्छे थे।
ये हमेशा ऐसे ही होगा। आज भी अगर कोई गैर जमहूरी हुकूमत आ जाए, मैं आसमा बहन को गोश्तगुजार कर दूं, आज भी अगर कोई गैर जमहूरी हुकूमत खुदा न खास्ता आ जाए, यही लोग फिर उनके साथ बैठे होंगे, उनको सफाई कोई नहीं करता। इसलिए ये चौधरी कोई उनको नहीं डिफेंड कर रही हूँ मैं, सिर्फ ना सर मैं उनको ना डिफेंड करती हूँ। आप मेरी एक मेरी अर्ज सुन लीजिए भाई मेरे, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ सिस्टम को डिफेंड अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करें तो 184(3) में चाहे आपका केस हो चाहे मेरा केस हो, एक्स का हो वाई का हो, मैं उसके खिलाफ हूं कि उसके ऊपर आप बैठ के 62 और 63 को नापें और तोलें। सही बात। जब आप ये नापेंगे और तोलेंगे, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि जमहूरी हुकूमत हो या गैर जमहूरी, दोनों को चलाने वाले सियासतदान है। अगर सियासतदान बैसाखी ना मुहैया करे किसी जनरल को, वो चला सकता है, वो 8 दिन नहीं रह सकता। नहीं चला सकते सर। यहिया खान को कौन सी बैसाखी मिली थी? अयूब खान को कौन सी बैसाखी मिली थी? बैसाखी। जियाउल को कौन सी बैसाखी? बैसाखी तो तोड़ के आते हैं वो। ना 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 ना, जियाउल हक ने जो पार्लियामेंट बनाई उसको गैर जमाती जरूर रखा, लेकिन यही यूसुफ गिलानी वगैरह ये सारे लोग उसमें बैठे हुए। अच्छा मैं एक ब्रेक हाशमी उसमें वजीर था। खेप निकाली जनरल साहब नई खेप निकाल के लाए, नहीं तो हम उसी खेप के ऊपर बैठे ना। आप तो कह रहा हूं कि इनको भी तो कंडेम करें ना, ताकि ये आइंदा को साथ न दे। तौर पे निकल आए। अच्छा मैं क्विकली ब्रेक लेती हूँ। अपनी खेपें अब आप फिर ला रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं क्विकली ब्रेक लेती हूँ। मुझे जो आज चौंका दिया है वो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट ने, कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मैं भी चाहता था कि तुम डिस्क्वालीफाई ना हो ताकि मुझे भी खेलने का मजा आए मैदान के अंदर। उनको भी क्या ये स्टेटमेंट देना चाहिए था? और जब सियासतदान इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो फिर बिलाशुबा जो शक है वो इदारों के ऊपर जाता है। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह से जमहूरियत या जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसके ऊपर उसके खिलाफ साजिशें होती रहेंगी या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो किस तरह से होगा, इदारों के नाम क्यों होंगे। जैसा मैं इससे पहले कि बाकी अपने दो मेहमानों के पास जाऊं, मैं एक सवाल ये पूछना चाही थी कि ये आपने कहा कि हुदैबिया वाला जो था ये इसके ऊपर मज़ीद इसको मेरिट पे होना चाहिए था, अगर मैं जितनी आपकी बात समझी हूँ। मसलन इसको किस तरह से मेरिट पे होना चाहिए था? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं अदालत का, उनके भाई जो हैं वो नाखुश हैं, तो कहीं खुदा न खास्ता इस बुनियाद के ऊपर कहीं कोई तासुर तो नहीं जा रहा कि जी ये भी कोई बैलेंसिंग फैक्टर है यहाँ पे भी? देखिए, देखने में तो यही कहते हैं लोग कि शायद ये बैलेंसिंग फैक्टर था कि नवाज शरीफ साहब को बचा दिया और एक पीटीआई के एक नंबर 2 को नाअहल डिक्लेयर कर दिया। लगता तो ऐसे ही है देखने में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, वो ये कि जो हुदैबिया केस था वो उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, चूँकि 5 जजेस ने खुद फैसला किया था कि इसको इसमें अपील की जाए और उसका फिर अपील का फैसला होने के बाद फिर अगर अपील पैलेट कोर्ट के लोग समझते हैं कि जजेस समझते हैं कि री इन्वेस्टिगेशन हो तो री इन्वेस्टिगेशन हो। तो अब ये जब इसका बैकग्राउंड था तो उसमें मेरे ख्याल में अगर ये जजेस उस पर मेरिट्स पे फैसला करते बजाय टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि वो मेंटेनेबल नहीं है लिमिटेशन की वजह से, उस पर वो हक बजानिब है। ये नहीं कह सकते हक बजानिब नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोर्ट सबसे पहले देखती है। ठीक, वरना सारा जुडिशियल सिस्टम तबाह हो जाएगा। सही। तो अभी तो इनके ऊपर इसके उसमें जी आप कंप्लीट कर ले बात। जी देखिए, उसमें बात यह है कि लिमिटेशन में जो रूल्स हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। यानी आपको हर एक दिन का एक्सप्लेन करना पड़ेगा सही कि आप क्यों लेट थे। सही। वो मेरे ख्याल में प्रोसिक्यूटर कामयाब नहीं हो सके उसमें, और इस वजह से उन्होंने उस बेसिस पर इसको डिसमिस कर दिया। लेकिन बेहतर यही होता कि अगर वो उसको मेरिट पे डिसमिस करते बजाय इसके कि तो यहाँ मेरिट नजर नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा आसमा जी, ये जो खान साहब कह रहे हैं और मियाँ साहब ने पहले कहा कि हम अदलिया मुखालिफ तहरीक चलाएंगे, आप खुद सुप्रीम कोर्ट बार की सदर रही हैं, वकील कहाँ पे खड़े होंगे अगर कोई ऐसी तहरीक अब चलती है? क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टियां अदलिया बचाओ तहरीक चलाती रही हैं, तो उसका सिनेरियो आपको क्या बनता दिखाई देता है? देखिए, वकील बहुत डिवाइडेड हैं
मगर मेरा ख्याल है तहरीक में इस तरह आने को तैयार नहीं होंगे। और बाकी ये हदैबिया की जो इन्होंने बात की, मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊं कि ये सिर्फ लिमिटेशन इस तरह नहीं थी, क्योंकि 2000 से ये नैब के पास था। सो 2000 से लेके तो नवाज शरीफ वॉज नॉट इन पावर। तो जजों का ये पूछना सही था कि 2000 से अब तक आप जब वो पावर में नहीं थे इतने साल, तब आपने क्या किया। तो ये सिंपल, और फिर अगर लिमिटेशन इनके लिए खत्म करते हैं तो फिर आप पूरा पेंडोरास बॉक्स खोलते हैं। और आप एक्विटल जब होता है उसके बाद अपील करने के बाद लिमिटेशन जो है वो बड़ी बड़ी स्ट्रिक्टली देखी जाती है, खास तौर पे। तो ये जो तासुर उभर रहा है कि जी हुदैबिया जो था उसके फेवर में आ गया और खान साहब की भी फेवर में आ गया, शहबाज शरीफ खुश हो गए। खान साहब ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, मैं भी नहीं चाहता था कि आप डिस्क्वालीफाई करें ताकि खुला मैदान ना हो, मुकाबला करने का मजा आए। ये जो तासुर फिर इससे बनता है वो तो फिर सभी मिलके अदलिया के खिलाफ तासुर बना रहे हैं। हाँ। ठीक है, तासुर तो बनेगा, मगर ये बात मैं नहीं मानती हूँ, इसलिए क्योंकि जो कुछ मैंने फॉलो किया है, मेरा ख्याल है कि वो एक, आप कहते हैं निरा टेक्निकल, वो टेक्निकल नहीं होता, वो बड़ा एक वाजे कानूनी नुक्ता है। और आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने भी अखबारात में पढ़ा कि जज साहबान ने ये पूछा कि क्या उनको बाहर खुद वो गए थे या ज़बरदस्ती भेजा गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं आप स्कॉन्डर करार दे दें, फिर आप किसी को पकड़ के डिटेंशन में आप उसका बयान दिलवाएं, और आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने दिलवाएं जबकि आपके नैब के सामने दिलवा सकते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने देख के और फिर इतनी लंबी लिमिटेशन देख के उन्होंने फैसला किया। मैं बजाते खुद नहीं समझती, जो कुछ मैंने पढ़ा, कि वो कोई ऐसा फैसला है जिसके ऊपर कोई ऐसी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए या कोई वो डिज़ाइन था या जो मर्जी था। नहीं, मैं नहीं समझती। मगर देखें, जब सियासी फैसले होते हैं, ये एक सियासी फैसला नहीं था, ये एक फैसला था कि क्या एक कंपनी ने गैर कानूनी काम किया या नहीं किया। ठीक ठीक ठीक। सियासी फैसला आपके नजदीक क्या था? आप कितने, के बगैर एविडेंस के आप बैठ के ये फैसला करें और नापें और तोलें कि हाँ तुमने 10,000 नहीं लिए तो तुम्हारी नीयत खराब थी, तुमने नहीं किया और तुमने बाद में कर दिया, चलो तुम्हारी नीयत ठीक थी। ये फैसले जो होते हैं ना, ये सियासी फैसले होते हैं और ये बन जाते हैं सियासी फैसले। और अब तो खैर जमहूरियत के ऊपर ही, अब तो पार्लिमानी निजाम, आपको नहीं लगता आसमा जी कि अब तो ये इन्वायरमेंट बन गया है कि सारे सियासतदान डाकू हैं, चोर हैं, लिहाजा ये सिस्टम ही जो है ये लपेटा जाना चाहिए। इसकी मतलब मेरी मुराद जमहूरियत नहीं है, मेरी मुराद पार्लिमानी जमहूरियत है। हाँ, देखिए मेरा ख्याल है कि ये कतन ऐसी चीज नहीं है। हम बड़े सही रास्ते पे हैं एक लिहाज से कि नवाज शरीफ साहब नाहल हुए और बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हुई। उन्होंने नॉमिनेट किया एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो जमहूरियत कहाँ वीक हुई? वो सिस्टम आपका ठीक चल रहा है। द पॉइंट इज कि सिस्टम को लोग ठीक नहीं है, मतलब नहीं, सारे लोग भी ऐसा नहीं है। अच्छा, लोगों का मसला ये है कि शख्सियात छाई हुई हैं, फैमिलीज छाई हुई हैं। अब नवाज शरीफ साहब अगर नाहल हुए हैं, गलत हुए या दुरुस्त हुए, जो करप्शन के मामलात हैं वो उनके कुल्लियतन ज़ाती हैं, उनकी अपनी फैमिली के हैं। किसी भी दुनिया की जगह पे अगर ये किस्सा होता, वो इंडिविजुअल खुद अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा होता, अपना केस लड़ रहा होता और बरी होता तो वापस आ जाता। यहाँ उसने पूरी पार्टी को होस्टेज किया हुआ है। खराबी इस चीज में है, नाम के ऊपर वोट मिलता है ना, मसला तो मैं तो वोट का जिम्मेदार नहीं हूं, इसीलिए तो फायदा पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो यही तो मुनाफिकत है। आप ये देखिए कि एक शख्स वजीर आजम है, वो कहता है जी मैं तो नहीं, असली वजीर आजम तो वो है जिसको आपने नाहल किया। वो ये कहता है कि मैं लंदन जाऊंगा, जाके वहां पे सड़कों पे बेशक मेरा चलान होता रहे, लोग मुझे नंगी गालियां निकालते रहे, मैं तो उसी के पास जाऊंगा जाके ऑर्डर्स लेने के लिए। ये मेरे मुल्क की इज्जत रह गई है। फिर वो जाता है जाती उम्रा, जाके उसे ऑर्डर लेके आता है। इससे क्या वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, नॉन फंक्शनल होती जा रही है। असल जरूरत ये है, जमहूरियत यही कहती है कि भाई आप ट्रांजिशन हो गया, आप इसको मुल्क को चलाएं। जो खतरात है इस वक्त, जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो। जी 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 जनरल साहब, अर्ज करूं कि बात यूं है कि प्राइम मिनिस्टर वो हवा से नहीं बना था, वो लोगों ने वोट किया था। और अगर आप कहते हैं कि हम लोग सिविलियंस ही इतने पागल हैं, तो हमें हमारी पागलियत पे छोड़ दीजिए।
हमने आपको छोड़ा, आप अपने काम करें, आप हमें हमारी पागलियत पे छोड़ दें। अब आप मेरी एक बात सुने कि यही नवाज शरीफ पहले भी आपके साथ था, ये वही नवाज शरीफ है जिसके पास जज गए थे कि हमारी तहरीक पे ले जाएं, हमें बहाल करवा दें। वही है ना, लेकिन बदला तो है ना, कोई दूसरा प्रोटोकॉल क्या अवाम ने वोट दिया इसलिए कि आप चोरी करें? नहीं आया ना, नहीं, अवाम ने वोट दिया कि आप चोरी करें। मेरी एक सबूत नहीं अपना पेश किया, अपनी बेगुनाही का कोई सबूत। आप मेरी अर्ज करें, चोरी की बात ना करें, यहाँ डीएचए हमारे चप्पे चप्पे पे है, चोरियों की बात ना करें। डीएचए अल्लाह का फजल है, वजीर आजम ने जाके सऊदी अरेबिया में कोई नौकरी नहीं ली, किसी वजीर आजम ने यहाँ छोड़ के सऊदी अरेबिया में नौकरी लिया, उसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। वहां पे आप जाके देखें, 41 मुल्कों में आज हमारा असर रसूख है। वहां पे 41 मुल्कों में हमारा असर रसूख है। आप उसको अपने एंगल से देखते हैं, दुनिया की नजरों से देखते हैं। आपके साथ मैं अब बड़े भाई हैं कि आपके साथ बहस करूं? नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर बहस हो सकती है। जैसा देखिए, आप करप्शन की बात कर रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आपके जो जर्नैल साहब हैं उनकी जो जद पुश्तें जो हैं वो हमारे जैसे लोगों से 1000 गुना ज्यादा बेहतर रहती है। बगैर काम बिल्कुल गलत है। तो आप यही नैब है यहाँ पे, बिल्कुल सही। मेरी सुने, सही, मेरी सुन लीजिए। आप अगर चले फिर 413 कमीशन बैठवा दें, चले मैं तो कहता हूं हुकूमत ने बिठाना ना, अच्छा हुकूमत ने बिठाना है, जनरल बैठा दे, रिटायर्ड कोई 413 लोगों बैठा दे, देख लेते हैं किसका कितना पानी में। 413 लोगों के नाम आए पनामा में, इस हुकूमत का काम था इंक्वायरी करा के तो उनके रेफरेंसेस बना के आगे लेके जाए। वो सही है, उनका वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद चले गए ना, लेकिन सवाल गया। अच्छा मैं जुडिशरी का काम देना, एक जज का भी नाम आया था। मैं तो वही सर, एक जज का भी नाम आया था, वो तो कभी नहीं मैंने सुना किसी के मुंह से। बेशक जर्नलों के नाम हो, जजों के नाम हो, ये तो बड़ा अच्छा मौका था कि हुकूमत पकड़ लेती इस केस को। 413 के लोगों को बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं एक ब्रेक लेती हूँ, जैसे मैं एक ब्रेक लेती हूँ, अभी ट्वीट्स जो आते रहे, मैं ब्रेक के बाद आसमा जी आपके पास आऊंगी। ये ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स आते रहे मरियम नवाज साहिबा के, मैं नहीं कह रही वो ठीक बातें कर रही हैं, लेकिन वो जनरल मुशर्रफ को बार बार कह रही है कि भाई उन्हीं का एहतसाब कर दें, और वो यही एक्सप्लेन कर दे कि उनको सऊदी अरब से जो इनाम मिले थे वो किस खाते में मिले थे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम की बात है, ये मुल्क की बात है, और एहतसाब अगर होना है तो सबका होना चाहिए। ब्रेक के बाद हुकूमत ने करना। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, क्यों नहीं हो जाता दूध का दूध पानी का पानी, जनरल मुशर्रफ को बुला के उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनका तो केस आइन को 2 दफा तोड़ने का है ना, उनको ही बुला लिया। मैं तो उस जमाने में भी कहता था कि काश उस पे वो केस चलाया जाता मुशर्रफ पे जिस पे उसने हुकूमत को उल्टाया था जब हुकूमत को निकाला, क्योंकि मैं समझता हूं कि उसका 8 साल जो भी हुआ ये कुछ बुराई की, लेकिन बदकिस्मती ये कि उस केस की तरफ तवज्जो नहीं दी किसी ने। अच्छा, जिन्होंने दी तो उनके साथ क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब का कहा जाता है कि पहला कसूर तो यही था कि उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दूसरा जो मुकदमा था, जब ये दूसरे केस पे आए, वो उससे पहले जब इन्होंने हलफ उठाया तो उन्होंने कहा जी कि अब मैं फौज को टिकाने लगाऊंगा। सो वो बात भी लीक आउट हो गई। अब चीज़ ये है कि उस केस में जाहिद अहमद और बेशुमार लोग जो शामिल थे और जो इनके साथ थे, उनको उन्होंने साथ बैठा लिया। तो राहील शरीफ ने इनको कहा कि देखें, मैंने अब ज़रबे लॉन्च किया, मेहरबानी करें ये तमाशा इस वक्त न खोलें, क्योंकि इसका एक इम्प्रेशन बाहर यही है कि आप सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं, बाकी तो आपके साथ हैं लोग। अच्छा, लेकिन अगर ये उस हुकूमत हटाने के केस में उसको पकड़ते, जनरल राहील ने नवाज शरीफ साहब से कहा कि ये मुशर्रफ वाला केस ना भी छेड़े, हमने ज़रबे से उसका क्या ताल्लुक? उसका ताल्लुक ये कि ट्रुप्स में ये मसला पैदा हो रहा था, वो जहाँ जाता था उससे सवाल करते थे लोग। अच्छा, अब चीज़ ये है कि जब जनरल मुशर्रफ ने हुकूमत डिसमिस की थी, उसमें सियासतदान कोई शामिल नहीं था, उसमें कुल्लियतन फौजी 4 शामिल थे। अच्छा, 4 या 5। अगर आप उस केस को खोलते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अच्छा, एक सेकंड, टाइम खत्म हो जाएगा, मैं और कह दूं, इसी तरह असलम बेग का केस है, क्यों नहीं खोलते? ये उसको नहीं परसू करेंगे इसलिए कि उसमें फिर नवाज शरीफ और दूसरे लोगों के नाम आ जाएंगे।